उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। यू शट अप, दफा हो जाओ तुम दोनों यहाँ से। आई से गेट आउट। सुनो जाबर, इन दोनों को धक्के देकर महल से बाहर निकालो। नवाबजादी ने बुरी तरह चीखते हुए अपने एक मुसल्ला मुहाफिज से मुखातिब होकर कहा और इसके साथ ही वो तेज़ तेज़ कदम उठाती उसी दरवाजे में गायब हो गई जिससे ड्राइंग रूम में आई थी। आप तशरीफ़ ले जाएं। इस मुसल्ला मुहाफिज ने दहशत भरे लहजे में इमरान और जूलिया से मुखातिब होकर कहा, तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इमरान का लहजा यकलख्त इस तरह संजीदा हो गया कि उसकी तरफ बढ़ता हुआ जाबर यकलख्त ठटक कर रह गया। प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाइए, इसमें आपकी बेहतरी है। नवाबजादी साहिबा ने न जाने किस तरह अपना गुस्सा बर्दाश्त किया है, वरना अब तक आप दोनों की लाशें यहाँ भड़क रही होती। जाबर ने होंठ भींचते हुए कहा, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हें कितनी तनख्वाह मिलती है? इमरान ने सांप की तरह सिरसिराते हुए लहजे में कहा, 10,000 महाना। जाबर ने बेइख्तियार होकर कहा, तो अपनी मालकिन से कह देना मैं 10,000 रुपये रोज़ाना खैरात कर देता हूँ। आओ जूलिया, इमरान ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जूलिया भी होंठ भींचे उसके पीछे चल पड़ी। तौबा, इस कदर बद इखलाक और जाहिल साबित हो कि ये बुढ़िया मुझे तसव्वुर तक न था। जूलिया ने भिनाए हुए लहजे में कहा, अभी आगे आगे देखना। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मेरा मतलब है कि अब हमें होटल तक पैदल चलना पड़ेगा, इस तरफ तो कोई टैक्सी भी नहीं मिलती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह नहीं, इस कदर फासला पैदल कैसे चलेंगे? जूलिया ने कदरे परेशान होते हुए उसी लम्हे इमरान और जूलिया पोर्च में पहुंच गए, जहां वही कार अभी तक मौजूद थी जिस पर वो यहाँ आए थे। ड्राइवर मुश्ताक अहमद भी साथ ही मौतबाना अंदाज में खड़ा था। उनकी कार के करीब पहुंच उसने जल्दी से आगे बढ़कर कार का उकबी दरवाज़ा खोल दिया और इमरान ने जूलिया को मुस्कुराते हुए इशारा किया और जूलिया जल्दी से खिले दरवाजे से उकबी सीट पर बैठ गई। इसके बाद इमरान बैठा और ड्राइवर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दूसरे लम्हे कार तेज़ी से आगे बढ़ गई। जूलिया की नज़रें अंदरूनी दरवाजे की तरफ लगी हुई थी। उसे शायद खतरा था कि वो जाबर कहीं बाहर आकर ड्राइवर को मना ना कर दे, लेकिन कार गेट क्रॉस कर गई और किसी ने उन्हें ना रोका तो जूलिया ने इत्मीनान का तवील सांस लिया। इमरान उसी तरह आंखें बंद किए नशिस्त से सर टिकाए खामोश बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद कार ने उन्हें होटल 5 स्टार के मेन गेट के सामने उतार दिया और ड्राइवर सलाम करके वापस चला गया। शुक्र है उन्हें ड्राइवर को रोकने का ख्याल नहीं आया। जूलिया ने कार के वापस जाने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, शायद इतनी बदइखलाक ना होगी नवाबजादी जितना हमने समझ लिया है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन जैसे ही वो हाल में दाखिल होकर ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ने लगे, एक सुपरवाइज़र तेज़ी से उनकी तरफ बढ़ा। मुआफ़ कीजिए, उसने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मुआफ़ क्या? इमरान ने बड़ी शाने बेनियाजी से कहा और उसी तरह आगे बढ़ता चला गया। जनाब, आपका सामान काउंटर पर मौजूद है, आपके कमरे खाली करा दिए गए हैं। इस बार सुपरवाइज़र ने कहा तो जूलिया बेइख्तियार मुड़ गई। क्या मतलब? किसी में ये जुर्रत है कि हमारे कमरे खाली करा सके? जूलिया ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, हम तो हुक्म के पाबंद हैं मैडम। ये हुक्म नवाबजादी साहिबा का था और वो इस होटल की मालिका हैं। सुपरवाइज़र ने सर झुकाते हुए कहा, और जूलिया यही काफ़ी है कि उसने सामान बाहर सड़क पर फेंकवा देने का हुक्म नहीं दे दिया। इमरान ने मुस्कुराते हुए वापस गेट की तरफ मुड़ते हुए कहा, सामान बाहर कार तक पहुंचा दो सुपरवाइज़र। इमरान ने सुपरवाइज़र से मुखातिब होकर तहमकाना लहजे में कहा और जूलिया को साथ लिए होटल के हॉल से निकलकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया जहां उसकी कार मौजूद थी। मैं उसे गोली मार दूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जूलिया ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। असल बात बता दूं कि उसने इतनी बदइखलाकी क्यों की है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? असल बात का क्या मतलब? क्या कोई ख़ास मकसद है इस बदइखलाकी के पीछे? जूलिया ने बेइख्तियार चौंक कर पूछा। हाँ, तुमने तो गुस्से में इस बारे में सोचा ही नहीं। तुमने सुना नहीं कि उसने बाकायदा मेरे बारे में तहकीकात कराई थी। उसका असल मकसद था कि मुझे दावत के बहाने बुलाकर मुझे शादी के लिए मजबूर करे। तुम्हें उसने इसलिए बुलाया था कि उसका ख्याल था कि तुम एक स्याह हो, इसलिए तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी ना होगी। लेकिन फिर वो तुम्हें देखकर चल गई। अब जाहिर है भला कहाँ जूलिया और कहाँ वो नवाबजादी? इमरान ने बड़े रोमांटिक लहजे में कहा और जूलिया का गुस्से की शिद्दत से टमाटर की तरह सुर्ख पड़ा हुआ चेहरा यकलख्त खिल उठा। ओह, तो ये बात थी। ओह, अब मैं समझी हूँ। फिर तो वाकई उसका ये रद्द अमल फितरी था। हूँ नॉनसेंस। वो इस किस्म का इशारा भी करती तो मैं उसे वहीं खड़े खड़े गोली ना मार देती। बड़ी आई नवाबजादी।
जूलिया ने बड़े प्यार भरे लहजे में कहा। इस लम्हे पोर्टर ने इन दोनों के बैग लाकर कार के साथ रख दिए। इमरान ने डिग्गी खोलकर दोनों बैग कार में रखे और फिर जूलिया को साइड सीट पर बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जूलिया के चेहरे पर अब गुस्से की बजाय अजीब सी मुसर्रत और एतमीनान का मिला जुला तासुब था। इमरान ने कार आगे बढ़ाई और गेट से बाहर निकालकर वो उससे दाईं तरफ ले जाने लगा। अब कहाँ जा रहे हो? जूलिया ने चौंक कर कहा। जहाँ तुम कहो, इमरान ने बड़े रोमांटिक लहजे में कहा। किसी और अच्छे होटल में चलो, जूलिया ने दिल की गहराइयों से मुस्कुराते हुए कहा। मगर इसका किराया? मेरा मतलब है, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मर क्यों रहे हो? किराया भी अदा हो जाएगा, जूलिया ने उसे मसनूई गुस्से से डांटते हुए कहा। मरने के बाद किराया नहीं, कफन दफन के अखराजात अदा होते हैं मिस जूलिया, इमरान मुस्कुराते हुए कहा। खामोश रहो, ऐसी बदशगुनी की बातें मत किया करो, जूलिया ने इस बार हकीकी अंदाज में उसे डांटते हुए कहा। और इमरान ने मुस्कुराते हुए कार एक और होटल के कंपाउंड गेट में मोड़ दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों तीसरी मंजिल के एक कमरे में मौजूद थे। अब चीफ को क्या रिपोर्ट दोगी? ना ही वो तोहफे दिए जा सके और ना ही दोस्ती हो सकी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह हाँ, वो तो चीफ तो सख्त नाराज होगा। जूलिया का चेहरा यकलख सर्द पड़ गया। उसे शायद अब तक इस बात का ख्याल तक ना आया था। तो फिर क्या ख्याल है, वापस चलें उसके महल में? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या ये तुम कह रहे हो? इस बेइज्जती के बाद वापस जाने को तुम्हारा दिल कह रहा है? जूलिया ने चौंक कर कहा। उसके चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर आए थे। मैं तो तुम्हारी वजह से कह रहा था, वरना मुझे तुम्हारे चीफ ने क्या कहना है? मैं कोई उसका मुलाजिम हूँ, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। अब क्या करूं? चीफ ने तो एक बात नहीं सुननी, वो तो वैसे ही जज्बाती बातें सुनने का कायल नहीं है। सुनो इमरान, तुम बात करो चीफ से, किसी तरह उससे कायल कर दो कि वो औरत इस काबिल ही नहीं है कि उससे दोस्ती हो सके, जूलिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। तुम्हारा मतलब है मैं उससे डांट खाऊं? चलो तुम्हारी खातिर ये भी सही, इमरान ने कहा और जूलिया का चेहरा एक बार फिर खिल पड़ा। इमरान ने मेज़ पर पड़े हुए टेलीफोन का रिसीवर उठाया। ये डायरेक्ट फ़ोन था, इसलिए उसने इत्मीनान से एक्सटिव के नंबर डायल कर दिया। यस, चंद लम्हों बाद रिसीवर पर एक्सटिव की आवाज़ उभरी। इमरान बोल रहा हूँ जनाब, इमरान ने मौतबाना लहजे में कहा। क्या रिपोर्ट है? दूसरी तरफ से उसी सर्द लहजे में कहा। नाकामी की रिपोर्ट है जनाब, इमरान ने कतरे डरे हुए लहजे में कहा। क्या कह रहे हो? कैसी नाकामी? दूसरी तरफ से एक्सटिव का लहजा पहले से कहीं ज्यादा सर्द हो गया था। जूलिया बेइख्तियार होंठ काटने लगी। जनाब, मैं और जूलिया आपके हुक्म के मुताबिक नवाबजादी साहिबा की दावत पर गए, लेकिन उसने ना सिर्फ जूलिया की बेइज्जती की, बल्कि हम दोनों को धक्के मारकर अपने महल से भी निकाल दिया। हम दोनों पैदल चलते धक्के खाते जब वापस होटल पहुंचे तो हमारा सामान बाहर सड़क पर पड़ा हुआ था। नवाबजादी साहिबा चूंकि होटल 5 स्टार की मालिका थी, इसलिए उन्होंने हमारे सामान बाहर फेंकवा दिया। अब हम दूसरे होटल में शिफ्ट हुए हैं। उसने तोहफे लेने से भी इनकार कर दिया, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। जूलिया कहाँ है? एक्सटिव ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा। जी मेरे पास बैठी है, अपनी बेइज्जती पर गुस्से के मारे बल खा रही है, इमरान ने जूलिया की तरफ मानी खेस नजरों से देखते हुए जवाब दिया। उसे फोन दो, एक्सटिव ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा और इमरान ने रिसीवर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। जूलिया बोल रही हूँ बॉस, जूलिया ने ठहरे हुए लहजे में कहा। क्या बात हुई है जूलिया, तफसील से बताओ, एक्सटिव ने सर्द लहजे में पूछा। और जूलिया ने नवाबजादी के महल में पहुंचने से लेकर उसके धक्के देकर बाहर निकालने के हुक्म तक सब कुछ पूरी तफसील से बता दिया। उसका मतलब है कि इस इमरान ने दरअसल शरारत की है, उसने जानबूझकर वहां ऐसी बातें की हैं कि तुम दोनों के दरमियान दोस्ती ना हो सके। एक्सटिव का लहजा बेहद सख्त हो गया। नहीं बॉस, उसमें इमरान का कोई कसूर नहीं है, वो औरत इस काबिल ही नहीं है कि उससे दोस्ती तो क्या मुलाकात भी की जा सके। जूलिया ने फौरन ही इमरान की साइड लेते हुए कहा। सुनो जूलिया, मैंने तुम्हें वहाँ इसलिए नहीं भेजा था कि मुझे सिर्फ तुम्हारी उससे दोस्ती मतलूब थी। नवाबजादी रक्षंदा के मुतालिक ऐसी इतलात मिल रही हैं कि वो किसी बड़े जुर्म में मुलविस हैं, इसलिए मैं चाहता था कि दोस्ती के पर्दे में तुम इस बारे में असल हालात मालूम कर सको। बहरहाल ठीक है, तुम अब कौन से होटल में हो? एक्सटिव ने वजाहत करते हुए कहा। होटल रेनबो, कमरा नंबर 18 और 19, तीसरी मंजिल। जूलिया ने जल्दी से पूरा पता बताते हुए कहा। ओके, मैं दोबारा तुम्हें हदायत दूंगा, एक्सटिव ने कहा और राब्ता खत्म हो गया। जूलिया ने इस तरह इत्मीनान का सांस लेते हुए रिसीवर रखा जैसे उसके कांधों से कोई बड़ा सा बोझ उतर गया हो। बला टली, वरना मुझे तो खतरा था कि चीफ ना जाने गुस्से में क्या हुक्म दे दें। जूलिया ने मुस्कुराते हुए इमरान की तरफ देखते हुए कहा। वो अब खुद दोस्ती कर लेगा इस नवाबजादी से, और हो सकता है तुम्हें अब इसकी भी मातहती करनी पड़े, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा।
बकवास मत करो, चीफ इसी तरह की घटिया बातें सोच ही नहीं सकता। और अब उठो, हम यहाँ कमरे में बंद होकर बैठने के लिए नहीं आए, जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। इमरान भी सर हिलाता हुआ उठा और फिर वो दोनों कमरे से बाहर आ गए। एक बड़े से कमरे के दरमियान में मौजूद मेज के गिर्द 2 औरतें और एक मर्द कुर्सियों पर खामोश बैठे हुए थे। साइड पर रखी हुई एक कुर्सी खाली थी। ये तीनों अफराद खामोशी से बैठे हुए अपने अपने ख्यालों में गर्क थे कि कमरे का एक दरवाज़ा खुला और एक लंबा तगड़ा भारी जिस्म का आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर मेज के गिर्द बैठे हुए तीनों अफराद उठ खड़े हुए। बैठो, इस आदमी ने भारी लहजे में कहा और खुद खाली कुर्सी घसीट कर इस पर बैठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमायां थे। तीनों इस आदमी के कुर्सी पर बैठने के बाद अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। मैंने ये हंगामी मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि ताज़ा तरीन हालात को डिस्कस करने के बाद नई प्लानिंग की जा सके। इस आने वाले ने इन तीनों को गौर से देखते हुए कहा। यस बॉस, हम समझते हैं, इसके साथ बैठे हुए इकलौते मर्द ने मौतबाना लहजे में कहा। इस बार पाकिशिया के खिलाफ हमारा मिशन खासा गहरा था। हमने डबल प्लानिंग की थी। नवाबजादी रक्षंदा के ज़िम्मे ये ड्यूटी लगाई गई थी कि वो दारुल हुकूमत के चीदा बदमाशियों को हाथों में लेकर एक ऐसी खुफिया तंजीम कायम करे जिसकी मदद से पाकिशिया की दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी की तेज़ कार्रवाइयाँ की जा सकें, इस अंदाज में कि नवाबजादी रक्षंदा का हाथ किसी तरह भी इसमें मुलविस साबित ना हो सके। और दूसरी तरफ हमने पाकिशिया में जाली करेंसी फैलाने का मंसूबा तैयार किया। लेकिन मुझे अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि हमारी ये दोनों प्लानिंग्स इब्तदाई तौर पर ही पूरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। बॉस ने होंठ चबाते हुए कहा। नाकाम हो गई हैं? क्या मतलब बॉस? एक नौजवान औरत ने पूरी तरह चौंकते हुए कहा। हमने काफरिस्तान के एक बदमाश घोष के जरिए जाली करेंसी पाकिशिया में फैलाना चाही थी। घोष ने वहाँ के एक मकामी बदमाश को इस सिलसिले में काम पर लगाया था और काम कदरे आगे बढ़ा ही था कि घोष और उसके साथी जाली करेंसी समेत नेवी के हाथों पकड़े गए और घोष ने खुदकुशी कर ली, जबकि इसके साथी मुकाबले के दौरान मारे गए। इधर वो मकामी बदमाश जिसका नाम राठौर था अपने खास अड्डे में मुर्दा पाया गया। उसकी लाश से पता चला कि उस पर ज़बरदस्त तशद्दुद किया गया और रिपोर्ट के मुताबिक ये काम 2 मकामी अफराद ने किया जो उससे मिलने आए थे। इधर नवाबजादी रक्षंदा ने तंजीम को फाइनल करने के लिए बदमाशों की खुफिया मीटिंग बुलवाई थी कि इतला मिली कि पाकिशिया का इंतहाई खतरनाक सीक्रेट एजेंट अली इमरान एक गैर मुल्की लड़की के साथ नीलम नगर पहुंच गया है। इस इतला पर मैंने नवाबजादी रक्षंदा के जरिए इसका और इसके साथी औरत का फ़ोन चेक कराया तो इस लड़की के कमरे में किसी ने दारुल हुकूमत से कोड में बातें की। इधर मैंने नवाबजादी रक्षंदा को कहा था कि वो इन दोनों के अपने महल में दावत करके उन्हें टटोले कि उनका नीलम नगर आने का मकसद क्या है, लेकिन इन लोगों ने वहां जानबूझकर ऐसी गलत बातें की कि नवाबजादी रक्षंदा को मजबूरन उन्हें महल से बाहर निकालना पड़ा और वो उसके होटल से शिफ्ट होकर एक और होटल में पहुंचे। मेरे आदमी उनके ताक़ुब में थे। वहां उनके कमरों से दारुल हुकूमत कॉल की गई और किसी चीफ से बातचीत हुई तो ये बात सामने आई कि नवाबजादी रक्षंदा पर किसी बड़े जुर्म में मुलविस होने की इत्तला उन्हें मिली है। इस इत्तला के बाद मैंने फौरी तौर पर नवाबजादी रक्षंदा को काम आगे बढ़ाने से रोक दिया और नवाबजादी ने बदमाशों को दावत खिलाकर इधर उधर की बातें करके वापस भेज दिया। मुझे यकीन है कि राठौर को हलाक करने वाले और ये अली इमरान और उसकी साथी लड़की, इन सब का ताल्लुक पाकिशिया सीक्रेट सर्विस से है, बॉस ने कहा। बॉस, इसका मकसद तो यही है कि सीक्रेट सर्विस अभी तक असल बात की तह तक नहीं पहुंच सकी, वरना वो नवाबजादी रक्षंदा को टटोलने की बजाय उसे गिरफ्तार करके इस पर तशद्दुद भी कर सकते थे। दूसरी नौजवान लड़की ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, मैंने भी यही महसूस किया और इसलिए मैंने ये मीटिंग बुलवाई है कि असल मिशन मुकम्मल करने के लिए हमें अब नए सिरे से प्लानिंग करना होगी, बॉस ने कहा। बॉस, हमारा असल मिशन तो यही है कि हम पाकिशिया की दारुल हुकूमत में इस कदर जाली करेंसी फैला दें कि मुल्क दिवालिया हो जाए। दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तो सिर्फ हमने पुलिस और इंटेलिजेंस को दूसरी तरफ उलझाने के लिए और प्लानिंग की थी, पहली लड़की ने कहा। फिर बॉस ने गौर से देखते हुए कहा। बॉस, हमें तवील और उलझा देने वाले मंसूबों की बजाय सीधा सादा और डायरेक्ट मंसूबा बनाना चाहिए, उसी लड़की ने जवाब दिया। तुम्हारे जहन में क्या है सूजन, खुलकर बात करो, बॉस ने कहा। बॉस, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिशिया में इस तरह नकब लगाएं कि उनके इस खुफिया हिस्से तक पहुंच जाएं जहां ज़र मुबादला का रिजर्व स्टॉक रखा जाता है। अगर ये तमाम ज़र मुबादला जो असल होगा निकाल कर वहाँ जाली करेंसी रख दी जाए तो नतीजा क्या निकलेगा कि हुकूमत पाकिशिया का बैरून मुल्क तमाम कारोबार यकलख्त फेल होकर रह जाएगा। मेरे ख्याल में मकामी करेंसी की बजाय ये ज़र मुबादला
वाला हल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। पाकिस्तान के पास ज़र मुबादला में डॉलर्स होते हैं और जाली डॉलर्स तैयार कराए जा सकते हैं। सूसन ने कहा, नहीं सूसन, तुम बैनुल अक़वामी कारोबार को नहीं समझती, इसलिए तुमने ये तजवीज़ पेश की है। ज़र मुबादला का कारोबार इस तरह नहीं होता जिस तरह मकामी कारोबार होता है कि बाकायदा नोट लिए जाते हैं। ये कारोबार और अंदाज में इस अंदाज में होता है। बहरहाल तुम्हारी इस तजवीज़ से एक और बात मेरे जहन में आई है। अगर स्टेट बैंक में मौजूद तमाम मकामी करेंसी को जाली करेंसी में तब्दील कर दिया जाए तो वाकई मुल्क में खौफनाक माशी बहरान आ जाएगा और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए इस माशी बहरान से संभलना बेहद मुश्किल साबित होगा। बॉस ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन बॉस, हो सकता है कि वो फौरी तौर पर मकामी करेंसी कैंसिल करके नई करेंसी मार्केट में ले आएं। इस तरह तो हमारा मिशन फेल हो जाएगा। हुकूमतें हमेशा ऐसे बहरानों से बचने के पेश नज़र भारी तादाद में नई करेंसी छाप कर रिजर्व स्टॉक में रखती हैं। बॉस के साथ बैठे हुए मर्द ने कहा और बॉस चौंक पड़ा। ओह, तुम्हारी बात भी दुरुस्त है फ्रांक। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या दोबारा नए सिरे से जाली करेंसी को थोड़ी थोड़ी मिकदार में फैलाने की प्लानिंग की जाए? लेकिन जिस तेज़ रफ्तारी से पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस काम कर रही है, हो सकता है कि वो दोबारा हमारे आदमियों को इब्तदाई मराहिल में ही गिरफ्तार कर लें। बॉस ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस सीक्रेट सर्विस के खिलाफ भी साथ ही काम करें और उनका खात्मा कर दें ताकि हमारा दूसरा ग्रुप इत्मीनान से काम करता रहे? दूसरी नौजवान औरत ने मुंह बनाते हुए कहा, हो तो सकता है, लेकिन इस तरह हम पूरी तरह उलझ भी सकते हैं। पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस इंतहाई फ़ाल और तेज़ तंजीम है, वो आम मुल्कों जैसी सीक्रेट सर्विस नहीं है। बॉस ने कहा, बॉस, मेरे ख्याल में हमें कोई ठोस प्लानिंग करनी चाहिए, कोई ऐसी प्लानिंग जिससे हम अपने असल मकासद को हासिल कर सकें। हमारा असल मकसद क्या है, पहले तो इसकी वजाहत होनी चाहिए, मुकम्मल और तफसीली वजाहत। इस बार फ्रांक ने कहा, असल मकसद तो सिर्फ इतना है कि हम हुकूमत पाकिस्तान और इसकी आवाम को ऐसे शदीद तरीन दाखिली बहरान का शिकार कर देंगे कि उसकी तवज्जो काफिरिस्तान के एक हिस्से का शेर में होने वाली तहरीक आज़ादी से हट जाए और वहाँ के बाकियों की किस तरह भी इमदाद ना कर सके। और ये काम फ़ौरन ही होना चाहिए क्योंकि काशीर की तहरीक रोज़ बरोज़ क़ुव्वत पकड़ती जा रही है और अब आलमी क़ुव्वतों को भी मजबूरन इसका नोटिस लेना पड़ रहा है। हुकूमत काफिरिस्तान चूँकि बराह रास्त ऐसी कार्रवाइयों में सियासी वजूह की वजह से मुलविस नहीं होना चाहती, इसलिए ये काम हमारे ज़िम्मे लगाया गया है, यानी हुकूमत ग्रेट लैंड के ज़िम्मे, जो कि हम दरअसल पाकिस्तान के मुकाबले में काफिरिस्तान की हमायती हैं और हुकूमत ग्रेट लैंड इस मिशन को हमारी ज़िम्मेदारी करार दे दिया है, यानी ज़ीरो सेक्शन की ज़िम्मेदारी। और हमने जो प्लानिंग की थी वो इब्तदाई मरहले में ही बुरी तरह नाकाम होकर रह गई। बॉस ने मुंह बनाते हुए कहा, बॉस, पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि गुज़िश्ता कई सालों से उनके हमसाया मुल्क की तरफ से मुसलसल वहाँ दहशतगर्दी की इंतहाई खौफनाक कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसा बहरान पैदा नहीं किया जा सका जैसा कि आम तौर पर ख्याल किया जाता है कि इन दहशतगर्दी की कार्रवाइयों से पैदा होगा। पाकिस्तान की आवाम बमों के धमाकों में मरते भी रहे हैं, लेकिन वो न जाने किस मट्टी के बने हुए हैं कि इन पर कोई असर मुरतब नहीं होता। उन्हें मालूम है कि ये कार्रवाइयाँ उनका दुश्मन मुल्क कर रहा है और इसीलिए वो अपनी हुकूमत के खिलाफ सिरे से कोई एहतजाज ही नहीं कर पाते। जहाँ तक जाली करेंसी को आहिस्ता आहिस्ता फैलाने का मिशन है तो आपने देखा कि ये इब्तदाई मरहल में फेल हो गई, इसलिए हमें इन सब बातों से हटकर कोई ऐसा मिशन सोचना चाहिए जिससे वाकई हमारा हकीकी मकसद पूरा हो सके। दूसरी लड़की ने तफसील से बात करते हुए कहा, तुम्हारी बात दुरुस्त है रूबी, लेकिन ऐसा कौन सा मिशन हो सकता है? बॉस ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, क्यों ना वहाँ की कोई अहम सियासी मुतनाज़िया शख्सियत को कत्ल करा दिया जाए और इसका इल्ज़ाम हुकूमत पर डाल दिया जाए। इस तरह यकीनन मुल्क में शदीद बहरान पैदा हो जाएगा। इस बार सूसन ने कहा, मसलन किसी सियासी शख्सियत के कत्ल से बहरान पैदा हो सकता है। बॉस ने कहा, वज़ीर आज़म, सदर या ऐसे ही किसी अहम तरीन ओहदेदार को कत्ल किया जा सकता है। सूसन ने जवाब दिया, नहीं, इस बात की इजाज़त हुकूमत ग्रेट लैंड नहीं देगी क्योंकि लाजमन इस कत्ल की इंतहाई आला सतह पर तहकीकात होंगी और अगर इसमें हमारी एजेंसी का कोई क्लू मिल गया तो बैनुल-अक़वामी सियासी पेचीदगियाँ पैदा हो सकती हैं। इसलिए हुकूमत के ओहदेदारों को इस लिस्ट से निकाल कर बात करो। बॉस ने कहा, हुकूमत के किसी ऐसे मुखालिफ लीडर को जो पब्लिक में बेहद मकबूल हो और इल्ज़ाम हुकूमत पर डाल दिया जाए। इस बार रूबी ने कहा, कोई ऐसा लीडर मौजूद नहीं है जो इस कदर मकबूल हो कि इसके कत्ल से पूरे मुल्क में बहरान पैदा हो जाए। बॉस ने इनकार में सर हिलाते हुए कहा, तो फिर आप ही कोई तजवीज़ सोचिए। रूबी ने मुंह बनाते हुए कहा,
میرے خیال میں ہمیں بالکل منفرد انداز میں کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس وقت اسمبلی ہال کو بم سے اڑا دیں جہاں وہاں اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہو تو اس سے نہ صرف حکومت کے اہم ترین افراد ہلاک ہو جائیں گے بلکہ اپوزیشن لیڈر بھی، اور نتیجہ یہ کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پر الزام دھریں گی اور ملک میں دونوں پارٹیوں کی عوام ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو جائیں گے اور انتہائی شدید بحران پیدا ہو جائے گا۔ فرانک نے تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، نہیں، اس سے بھی وہ بحران پیدا نہیں ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک سادہ سی تجویز آئی ہے، انتہائی سادہ سی، کہ ہم پاک ایشیا کے سب سے بڑے دریا کا وہ سپر بند اس طرح تباہ کر دیں کہ اسے فوری طور پر دوبارہ بنایا نہ جا سکے۔ اس طرح یہ سب سے بڑا دریا جو آئندہ ماہ کے اوائل میں سیلابی رفتار سے بہہ رہا ہوگا پوری قوت سے بڑے بڑے شہروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا، اور یہ اس قدر خوفناک بحران ہوگا کہ حکومت و ایک طرف پاک ایشیا کی عوام کو بھی اپنی جانیں اور مال بچانے کی فکر پڑ جائے گی اور اس کے تاثرات بھی طویل عرصے تک قائم رہیں گے۔ اس طرح یقیناً کاشیر کی طرف سے ان کی توجہ بالکل ہٹ جائے گی، باس نے کہا، اور اس کی بات سن کر باقی سب کے چہروں پر چمک ابھر آئی۔ ویری گڈ باس، واقعی آپ نے بہترین اور انتہائی سادہ پلان سوچا ہے۔ خوفناک سیلاب کی تباہ کاریاں نہ صرف معاشی طور پر پاک ایشیا کو بحران میں مبتلا کر دیں گی بلکہ پاک ایشیائی فوج کو بھی اپنے ملک کی عوام کی مدد کے لیے سرحدیں چھوڑ کر اندرون ملک مصروف ہو جانا پڑے گا اور عوام اور حکومت سب شدید ترین بحران سے دوچار ہو جائیں گے، فرانک نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن کیا ایک بند ٹوٹنے سے مطلوبہ نتائج نکل سکیں گے؟ اس بارے میں ہمیں پوری تفصیل سے سوچ لینا چاہیے، سوزن نے کہا۔ میں اس بارے میں والٹر کو کال کرتا ہوں، وہ اس سیکشن کا ماہر ہے، باس نے کہا، اور اس نے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور اس کا ایک بٹن پریس کر دیا۔ یس باس، دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ والٹر کو کہو کہ وہ پاک ایشیا کے دریاؤں اور اس کے حفاظتی بندوں کے بارے میں مکمل معلومات کے ساتھ یہاں میٹنگ ہال میں فوراً آ جائے۔ باس نے تیز اور تہمکانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور باس نے ریسیور رکھ دیا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک الجھے ہوئے بالوں والا نوجوان ہاتھ میں ایک موٹی سی فائل دبائے اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑے معتبانہ انداز میں جھک کر باس کو سلام کیا۔ والٹر، کیا تم ہمیں بتا سکتے ہو کہ پاک ایشیا کے دریاؤں پر موجود حفاظتی بندوں میں کس بند کو اگر تباہ کر دیا جائے تو پورے پاک ایشیا میں خوفناک سیلاب آ سکتا ہے، اور ایسا کب ہونا چاہیے؟ باس نے آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، پاک ایشیا میں اس بار شدید ترین بارشیں ہو رہی ہیں اور پاک ایشیا کے تمام دریا آہستہ آہستہ سیلابی کیفیت کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے۔ 1 ماہ کے اندر اندر دریاؤں میں سیلابی ریلیں گزریں گے، اور اگر یہ گزر گئے تو پھر دریاؤں میں سیلابی خطرہ دور ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہم پاک ایشیا کو خوفناک سیلاب کی زد میں لانا چاہتے ہیں تو ہمیں تمام کارروائی اس 1 ماہ کے اندر اندر مکمل کرنی ہوگی، والٹر نے بڑے معتمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کون سے ایسے اقدام کرنے ہوں گے جس سے مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہوں؟ باس نے کہا، اور والٹر نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل باس کے سامنے میز پر رکھی اور پھر اسے کھول کر اس میں موجود ایک بڑا نقشہ کھولا۔ اس نقشے پر پاک ایشیا کے بڑے بڑے دریا اور ان کے قریب موجود بڑے بڑے شہروں کی نشاندہی کی گئی تھی۔ باس، یہ 2 دریا ایسے ہیں جو ہمیشہ سخت ترین سیلاب سے دوچار رہتے ہیں، اور ان دونوں کے قریب ہی پاک ایشیا کے بڑے بڑے شہر، فوجی چھاونیاں اور ہوائی اڈے موجود ہیں۔ یہ دونوں دریا یہاں سے اس پوائنٹ پر آ کر مل جاتے ہیں اور یہاں سے یہ ایک دریا کی صورت میں آگے بڑھتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کو سیلاب سے بچانے کے لیے ان 2 پوائنٹس پر سپر بند باندھے گئے ہیں۔ اگر ان سپر بندوں کو تباہ کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاک ایشیا کے صرف 2 بڑے شہر سیلاب کا شکار ہوں گے اور باقی تمام شہر بچ جائیں گے، کیونکہ پانی کے وسیع رقبے میں پھیل جانے کی وجہ سے آگے سیلاب نہیں آ سکے گا۔ لیکن اگر یہاں اس دریا پر پیچھے موجود بند توڑ دیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاک ایشیا کا دارالحکومت اور اس سے ملحقہ انتہائی اہم فوجی چھاونی بھی خوفناک سیلاب کی زد میں آ جائے گی۔ والٹر نے باقاعدہ نقشے پر سرخ پینسل سے نشانات لگاتے ہوئے ماہرانہ رائے دینا شروع کر دی۔ باس کے علاوہ باقی افراد بھی نقشے پر جھکے ہوئے تھے۔ صرف دارالحکومت سے کام نہیں چلے گا والٹر، ہمیں دارالحکومت کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا کے تمام بڑے بڑے شہروں کو سیلاب کی زد میں لے آنا ہوگا، باس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ باس، مجبوری یہ ہے کہ جہاں بند ٹوٹا وہاں سے آگے سیلاب کا زور قدرتی طور پر ٹوٹ جائے گا، اس لیے صرف وہی شہر تباہ ہو سکے گا جس کی حفاظت کے لیے یہ بند تعمیر کیا گیا ہے، والٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ باس، یہ دریا ایک مخصوص راستوں پر صدیوں سے بہہ رہے ہیں
और इस रास्ते को मद्देनजर रखते हुए बड़े बड़े शहरों की हिफाजत के लिए, सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंद बांधे गए हैं। और वॉल्टर की बात भी दुरुस्त है कि पहले बंद के टूटते ही आगे सैलाब का जोर ख़त्म हो जाएगा। और आपकी बात भी दुरुस्त है कि सिर्फ दारुल हुकूमत में सैलाब आने से हम मुकम्मल तौर पर वो मतलूबा नताइज हासिल ना कर सकेंगे जो हम चाहते हैं। इसलिए मेरे जहन में एक और तजवीज़ है, अगर इन दरियाओं या कम अज़ कम इस बड़े मेन दरिया का रास्ता शुरू से ही बदल दिया जाए तो ये पूरे पाकिशिया को सैलाब में गर्क कर देगा, फ्रांक ने कहा। और वॉल्टर और बॉस दोनों बुरी तरह चौंक पड़े। दरिया का रास्ता कैसे बदला जा सकता है? क्या अहमकाना बातें कर रहे हो फ्रांक? बॉस ने बुरा समूह बनाते हुए कहा। बिल्कुल सर, ये तो सच है कि ये अहमकाना है। वॉल्टर ने भी बॉस की बात की तस्दीक करते हुए कहा। क्यों अहमकाना है? दुनिया में कौन सा काम है जो नहीं हो सकता? सिर्फ वसाइल और प्लानिंग की ज़रूरत होती है। इस दरिया का पार्ट कितना चौड़ा होगा? फ्रांक ने बुरी तरह चलाए हुए लहजे में कहा। जहां उसका सबसे तंग पार्ट है वहां भी उसकी चौड़ाई 4 किलोमीटर बनती है। बहुत बड़ा दरिया है, वॉल्टर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है उसकी कम से कम चौड़ाई? मुझे दिखाओ, फ्रांक ने कहा। और वॉल्टर ने फाइल में मौजूद दूसरे कागज़ खोले और उनके वर्क करतानी में मसरूफ़ हो गया। जो काम नामुमकिन हो फ्रांक, उस पर वक्त ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम दरिया के इस पार्ट को इस वक्त जबकि दरिया सैलाबी कैफियत में हो कैसे इस हद तक बंद कर सकते हैं कि पूरा दरिया ही रास्ता बदल जाए? बॉस ने मुंह बनाते हुए कहा। और सर, अगर ऐसा बांध भी दिया जाए तब भी दरिया रास्ता नहीं बदलेगा, बल्कि इसका पानी हर तरफ फैल ज़रूर जाएगा, रूबी ने जवाब देते हुए कहा। अगर दरिया पूरी रफ्तार से बह रहा हो तो ये पानी फैलेगा ज़रूर, लेकिन इसके बावजूद इसका मरकज़ी हिस्सा एक रास्ता ज़रूर बना लेगा। ये पानी के बहाव की कुदरती हरकत है, फ्रांक ने जवाब देते हुए कहा। ये देखिए जनाब, ये है पॉइंट। यहाँ इस दरियाए कांडस की चौड़ाई सबसे कम है, 4.6 किलोमीटर। वॉल्टर ने पेंसिल से नक्शे पर एक जगह बाकायदा लंबी सी लकीर लगाकर इस पर आदात लिखते हुए कहा। 4.6 किलोमीटर। ठीक है, सोचा बहरहाल जा सकता है, फ्रांक ने सर हिलाते हुए कहा। क्या सोचा जा सकता है? बॉस ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, अगर वाकई यहाँ एक ऊंचा बंद बांध दिया जाए तो पानी फैलेगा भी और रास्ता भी बदलेगा, और आप देखेंगे दारुल हुकूमत के साथ साथ 4 अहम तरीन शहर और फौजी छावनियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाएंगी। पाकिशिया की न सिर्फ फौजी हैसियत आधी से भी कम रह जाएगी, बल्कि शहरों में बसने वाले अफराद हकीर कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएंगे। बेपनाह माली नुकसानात होंगे, वसी एरिया में मौजूद फसलात यकसर तबाह बर्बाद हो जाएंगी, और इसके बाद खौफनाक वबाई बीमारियां फैल जाएंगी। इन तमाम मसाइल पर बैक वक्त काबू पाना हुकूमत पाकिशिया के कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। ये इस कदर खौफनाक बहरान होगा कि काशीर पर तवज्जो तो एक तरफ, हो सकता है पाकिशिया का वजूद ही हमेशा हमेशा के लिए नक्शे से गायब हो जाए, फ्रांक ने बाकायदा मंजरकशी करते हुए कहा। और इसकी मंजरकशी इस कदर होलनाक थी कि बेइख्तियार बॉस, वॉल्टर और दोनों लड़कियों के जिस्म कांप उठे। लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। किसी बंद को तो बमों से उड़ाया जाए, ये हो सकता है, लेकिन किसी सैलाबी अंदाज में बहते हुए दरिया में अचानक इतना तवील और मजबूत बंद कैसे बांधा जा सकता है? ऐसा तो सोचना ही हमाकत है, बॉस ने मुंह बनाते हुए कहा। बॉस, फर्ज करें किसी भी तरह से ऐसा मुमकिन हो सके तो क्या हमारा असल मकसद हल नहीं हो जाता? फ्रांक अभी तक अपनी बात पर कायम था। मकसद तो क्या, मकसद से भी लाखों गुना ज़्यादा बड़े नताइज हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन तुम ख्वामखा वक्त ज़ाया कर रहे हो। हमें इस मौजू को छोड़कर दूसरे मौजू पर सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है ये 2 बंद अगर यके बाद दीगरे पे तबाह कर दिए जाएं तो इससे दारुल हुकूमत और एक और बड़ा शहर और छावनियाँ खौफनाक सैलाब की जद में आ सकती हैं, और हमारे लिए इतना ही काफ़ी है, बॉस ने वॉल्टर से मुखातिब करते हुए कहा। यस बॉस, वॉल्टर ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। बॉस, क्या मुझे इजाज़त है? मैं अपने आइडिया पर ना सिर्फ तन्हाई में गौर करना चाहता हूँ, बल्कि इस आइडिया पर माहिरों से डिस्कस भी करना चाहता हूँ। मैं आपको कल रिपोर्ट दूंगा मेरा आइडिया नाकाबिले अमल है या नहीं। अगर है तो किस तरह, आप कल तक इंतज़ार कर लें, फ्रांक ने कहा। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो। मुझे मालूम है कि तुम ज़हीन आदमी हो, इसलिए फैसला कल करेंगे। वॉल्टर, तुम ये नक्शा मेरे पास छोड़ जाओ और बाकी फाइल ले जाओ, बॉस ने कहा। और वॉल्टर ने फाइल से नक्शा अलहदा करके उसे बंद किया और बॉस की तरफ बढ़ा दिया। बॉस कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसके साथ ही बाकी अफराद भी उठे, और फिर बॉस अपने मखसूस दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि बाकी साथी दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ गए। फ्रांक के चेहरे पर गहरी सोच के तासुरात थे, जबकि वॉल्टर के चेहरे पर इसके लिए तंजिया सी मुस्कुराहट मौजूद थी। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में बैठा एक फाइल के मुताले में मसरूफ़ था। उसके सामने चाय का कप पड़ा हुआ था और वो फाइल को पढ़ने के दौरान मुसलसल चाय की चुस्कियां भी ले रहा था, लेकिन इसकी नज़रें फाइल पर ही जमी हुई थी।
ब्लैक जीरो सामने खामोश बैठा हुआ था। इसका चेहरा बता रहा था कि वो इमरान से कुछ कहने के लिए बेचैन है, लेकिन चूंकि इमरान मुतालिया में मसरूफ था इसलिए वो उसे डिस्टर्ब ना करना चाहता था। थोड़ी देर बाद इमरान ने फाइल बंद की और फिर एक तवील सांस लेकर उसने मुस्कुराते हुए सामने बैठे ब्लैक जीरो की तरफ देखा। तुम कुछ कहने के लिए काफी देर से बेचैन हो रहे हो, क्या बात है? छुट्टी चाहिए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। और ब्लैक जीरो चौंक पड़ा। आपको कैसे एहसास हुआ? आपकी नजरें तो फाइल पर जमी हुई थी, ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में पूछा। उसके चेहरे पर वाकई हैरत के तासुरात मौजूद थे। अगर तुम समझते हो कि इंसान के बस यही दो आंखें होती हैं तो फिर इंसान इस कदर तवील इर्तिकाई अमल तय करके मौजूदा दौर तक ना पहुंच सकता। इब्तदाई ज़माने में ही खौफनाक दरिंदों के हाथों इसकी नस्ल ही मादूम हो चुकी होती। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब? आंखें तो यही तो होती हैं। तीसरी आंख को अंदर की आंख कहा जाता है, लेकिन वो भी मुस्तकबिल में झांक सकती है, हाल में नहीं। ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा, इंसान के 5 हवास होते हैं जिनमें एक बसारत कहलाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान में ये खासियत रखी हुई है कि जब उसकी बसारत वाली हिस्स किसी खास नुक्ते पर मुर्तकिज हो तो बाकी 4 हवास भी बसारत का ही काम करती हैं। मुझे मुसलसल एहसास हो रहा था कि तुम कोई बात कहने के लिए बेचैन हो, लेकिन कहते कहते रुक जाते हो, और ये बसारत वाली एक हिस्स भी सिर्फ मर्दों तक महदूद होती है। औरतों में तो इनकी पुश्त पर भी बसारत मौजूद होती है। किसी भी औरत को उसकी अकब में रहकर जरा तवज्जो से देखना शुरू कर दो, उसे फौरन मालूम हो जाएगा, हालांकि वो सामने देख रही होगी। इमरान ने बाकायदा तो सफियाना अंदाज में वजाहत करते हुए कहा, और ब्लैक जीरो बे इख्तियार हंस पड़ा। आप दुरुस्त कह रहे हैं इमरान साहब, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था कि इस नवाबजादी रक्षंदा वाले केस का आखिर नतीजा क्या निकला? आपने वापस आकर कुछ बताया ही नहीं। ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सिरे से कोई केस ही ना था, नवाबजादियों वाला मुश्किला था। बस ये हमारी किस्मत में लिखा था कि हम नवाबजादी रक्षंदा से झाड़ें खाएं, चनाचा बस दो सबर शुक्र खा लें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ तफसील तो बताएं। ब्लैक जीरो ने इसरार करते हुए कहा, तफसील सिर्फ इतनी है कि टाइगर ने इतला दी कि नीलम नगर की नवाबजादी रक्षंदा दारुल हुकूमत के बदमाशों से पूरे इसरार मुलाकातें कर रही है। चनाचा मैंने नवाबजादी रक्षंदा की हिस्ट्री मालूम कराई तो पता चला कि नीलम नगर के नवाब वजाहत हुसैन खान की इकलौती लड़की है। उम्र काफ़ी हो गई है लेकिन कंवारी है। अभी थोड़ा अरसा पहले पाकिस्तान आई है और उसने यहाँ बड़े बड़े गैंग मास्टरों से मुलाकातें शुरू कर दी। फिर इन गैंग मास्टरों को नीलम नगर आने की बाकायदा दावत भी दी। किसी नवाबजादी को इस तरह बड़े बड़े बदमाशों से मेल मिलाप मुझे खटका। चनाचा मैंने टाइगर की ड्यूटी लगा दी। टाइगर ने एक गैंग मास्टर का खात्मा किया और खुद इसके मेकअप में वहां पहुंच गया। इधर मैंने अपने तौर पर कुछ कार्रवाई डालने का सोचा। सर्विस के पास केस तो मौजूद ही ना था, इसलिए तफरीह के चक्कर में जूलिया को साथ लेकर नीलम नगर पहुंचा। वहां से पहले कि मैं नवाबजादी तक पहुंचने का कोई तरीका सोचता, नवाबजादी ने मुझे और जूलिया को बाकायदा दावत दे डाली। चनाचा मैंने सोचा कि उसे बाकायदा तोहफे दिए जाएं और जूलिया से इसकी दोस्ती करा दी जाए, लेकिन वहाँ बातचीत ही इस अंदाज में शुरू हुई कि जूलिया भपड़ उठी और हमें बेआबरू होकर बजाय उसके कूचे बल्कि उसके होटल से भी निकलना पड़ा। इधर रात को टाइगर ने दूसरे गैंग लीडर्स के साथ वो खुफिया मीटिंग अटेंड की तो दूसरे रोज इसकी रिपोर्ट और भी हैरत अंगेज साबित हुई कि नवाबजादी रक्षंदा ने बस बातें करने और अपने जराइम से इंतहाई दिलचस्पी जाहिर करके सबको कीमती तोहफे देकर वापस भेज दिया और मामला खत्म। और इसके बाद ये मालूम हुआ कि नवाबजादी रक्षंदा दूसरे रोज ही एक चार्टर्ड तैयारे से ग्रेट लैंड वापस चली गई है। इधर सफदर और तनवीर भी नीलम नगर पहुंच गए। चनाचा 1-2 रोज वाकई तफरीह के लिए, उसके बाद हम वापस आ गए। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, press the bell icon.